हेलो फ्रेंड्स, मैं जमाल। और लैरावेल ट्यूटोरियल सीरीज़ में लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था फेचिंग। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे सर्चिंग, क्योंकि देखिए सर्चिंग जो है वो फेचिंग से ही रिलेटेड है। बस थोड़ा सा जो है क्यूरी का स्टाइल बदल जाएगा, मॉडल के कुछ फंक्शंस बदल जाएंगे। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे सर्चिंग, और सर्चिंग के हेल्प से हम एक छोटा सा सिस्टम बनाएंगे जहाँ पे हम एक स्टूडेंट का एनरोलमेंट नंबर डालेंगे तो किस तरह से उसका ग्रेड कार्ड जो है वो डिस्प्ले करेगा, या उसका जो है रिज़ल्ट जो है वो डिस्प्ले करेगा। इसके ऊपर हम एक छोटा सा एप्लीकेशन भी करेंगे। पहले तो जानेंगे कि सर्चिंग परफॉर्म कैसे करना है, उसके बाद सर्चिंग जानने के बाद हम इस तरह से एक छोटा सा एप्लीकेशन डेवलप करेंगे जहाँ पे अगर हम इनरोलमेंट नंबर देंगे तो हमारे डेटाबेस में चेक किया जाएगा। अगर वो एग्जिस्ट करता है तो इस तरह से उस स्टूडेंट का रिजल्ट दिखाएगा, और अगर नहीं दिखाता है, अगर वो इनरोलमेंट नंबर नहीं होता है डेटाबेस में, तो क्या होगा, हमें दिखाएगा रिकॉर्ड नॉट फाउंड। तो इस तरह से हम सर्चिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना सीखेंगे लैरावेल में। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमने बनाया है, पहले इसका एक डेमो हम कर लेते हैं। देखिए इस तरह से अगर हम इनवैलिड वैल्यू देते हैं तो हमें दिखाएगा रिकॉर्ड नॉट फाउंड, और अगर इस तरह से अगर हम एक वैलिड वैल्यू यहाँ पे देते हैं तो देखिए हमारा जो रिजल्ट है वो नीचे शो कर रहा है। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस कैसे हुआ पहले उसे हम समझेंगे। ये हमारे पास ये टेबल स्ट्रक्चर है, पहले इसे आप देख लीजिए, क्योंकि ये टेबल स्ट्रक्चर आपके पास होना चाहिए इस पूरे ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए। नेम, ईमेल, एनरोलमेंट नंबर, प्रोग्राम, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, इस तरह से कुछ वैलिड डेटा आपकी इस टेबल में होने चाहिए। उसके बाद हम इस तरह से एप्लीकेशंस बना सकते हैं। तो पहले चलते हैं, समझते हैं आर्किटेक्चर किस तरह से काम होगा, उसके बाद हम फिर इस पूरे एप्लीकेशंस को समझेंगे। चलिए आ जाते हैं आर्किटेक्चर समझने के लिए। देखिए ये मैं ज्यूम कर लेता हूँ कि अगर हो सके ये वीडियो आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी बातें जो यहाँ इस्तेमाल होने वाली है वो मैंने अपने पिछले वीडियोस में सर्चिंग में फेचिंग में, इंसर्शन में, राउटिंग्स में ये सब बता दिए हैं। फिर भी जो पुराने टॉपिक्स हैं उनको एक बार मैं लाइट टच करता हुआ आगे बढ़ूँगा, और जो फंडामेंटल टॉपिक्स हैं उन्हें डिटेल में समझेंगे। चलिए, तो इस पूरे चीज़ों को बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। सबसे पहले तो हमें एक व्यू फाइल चाहिए जहाँ पे हम HTML फॉर्म बनाएंगे और डेटा को रिसीव करेंगे। ठीक है, तो ये जो आपको दिख रहा है ये एक व्यू है, या फिर एक HTML वाला पार्ट है जहाँ से हम फॉर्म बना रहे हैं, यूज़र से इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं और एक इमेज फाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें इस व्यू फाइल में होंगी। उसके बाद क्या होगा, इसका डेटा कहाँ पर जाएगा, कंट्रोलर के पास जाएगा। तो फिर हमें एक कंट्रोलर चाहिए होगा जो इसका डेटा को रिसीव करेगा। ठीक है, कंट्रोलर मिल गया। उसके बाद हमारे पास हमारे PHPMyAdmin में एक टेबल होना चाहिए, जो कि आप देख रहे हैं कि अभी हमने आपको दिखाया। तो ये हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये हमारा टेबल है PHPMyAdmin, और यहाँ पे हमारा डेटाबेस, और डेटाबेस के अंदर आपका टेबल होना चाहिए, और टेबल के अंदर आपका जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर है, ID, इनरोलमेंट नंबर, नेम, ये सारी चीज़ें यहाँ होनी चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ पे इसका स्कीमा रिप्रेजेंटेशन लिख देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है। मान लेते हैं TBL ग्रेड कार्ड, जो भी नाम है आपको देना आप दे सकते हो। उसके बाद ID, नेम, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ID, नेम, प्रोग्राम, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। ओके, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3। ठीक है, अब उसके बाद क्या होना चाहिए, एक मॉडल क्लास होगा। ठीक है, उसके बाद बीच में होगा एक मॉडल क्लास। मॉडल क्लास में हम क्या करते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल बनाते हैं टेबल, और यहाँ पे हम अपने इस टेबल का नाम लिख देते हैं। जैसे TBL ग्रेड, इस वाले टेबल का हमने नाम लिख दिया। जैसे ही ये काम हमने किया, हमारा जो मॉडल है वो ऑटोमेटिक क्या करेगा, पॉइंट कर लेगा इस टेबल को, TBL ग्रेड को पॉइंट कर लेगा, और जितने ही फील्ड्स यहाँ आप देख पा रहे हो वो सारे के सारे इस क्लास के मेंबर बन जाएंगे। और मॉडल क्लास के अब पहले से इसके पास कुछ लाइब्रेरी फंक्शंस होते हैं। ठीक है, कुछ मेथड्स इसके पास पहले से अवेलेबल होते हैं, जिसमें से अभी तक हमने सेव वाला फंक्शन का इस्तेमाल डेटाबेस इंसर्शन में देखा था। उसके बाद हमने ऑल वाला फंक्शन का इस्तेमाल भी देखा था, जहाँ पे हम जब पूरा डेटा फेच करके दिखा रहे थे तब भी आपको हमने डेटा दिखाया था, जहाँ पे हम ऑल डेटा देख रहे थे। ऑल फंक्शन का इस्तेमाल करके हमने सारा रिकॉर्ड फेच किया था। अब जो हम फंक्शन इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे जो है सेम वेयर फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, जो कि स्टैटिक फंक्शन है मॉडल क्लास का।
ठीक है। तो किस तरह से वेयर में हम कंडीशंस अप्लाई करके डेटा को फेच कर सकते हैं या सर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो सेव और ऑल तो हमने देख लिया था इंसर्शन में और ऑल में। आज हम वेयर का इस्तेमाल करना सीखेंगे, मॉडल क्लास के इस फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे और फिर डेटा को हम सर्च करके जो रिज़ल्ट आएगा उसे हम वापस कैसे डिस्प्ले करेंगे व्यू में, वो चीज़ें हमें देखनी है। तो यहाँ से जो भी रिज़ल्ट हमें मिलेगा वो उसके बाद क्या होता है, ये सारी चीज़ें जब रेडी हो जाती हैं तो इस मॉडल का इस्तेमाल आपको करना कहाँ है, बेसिकली इस मॉडल का इस्तेमाल आपको कंट्रोलर में करना है। मीन्स इस मॉडल का आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा इसके अंदर। तो प्रोसेस क्या होगा, फ्लो क्या हो, सबसे पहले व्यू का डेटा आपको रिसीव करना है कहाँ पे, कंट्रोलर में। ये आपका स्टेप 1 प्रोसेस होगा। व्यू का डेटा मीन्स मान लेते हैं कि हम इनरोलमेंट नंबर अगर दे रहे हैं तो उस इनरोलमेंट नंबर को हम कंट्रोलर में रिसीव करेंगे। रिसीव करने के बाद यहाँ पे आपका टेबल और आपका मॉडल रेडी होना चाहिए। उसके बाद क्या होगा कि हम मॉडल को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, है ना। ऑब्जेक्ट ऑफ क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ मॉडल क्लास। अच्छा सॉरी, अगर हम जब सिर्फ और सिर्फ ऑल का इस्तेमाल करते हैं और वेयर का इस्तेमाल करते हैं ना, उस केस में आपको ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ऑल फंक्शन और वेयर ये दोनों के दोनों स्टैटिक फंक्शंस हैं। तो आप सीधे क्लास का नाम, आप मॉडल का नाम लिखोगे, जो भी आप मॉडल बना रहे हो। तो सपोज़ हम मान लेते हैं कि स्टूडेंट मॉडल है, अगर मेरा एज्यूम कर लेते हैं कि स्टूडेंट मॉडल है, तो सीधे हम मॉडल का नाम लिखते हैं कोलोन कोलोन, और जो भी हमारा फंक्शन है ऑल है या वेयर है उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान रहे कि जो सेव है वो मेरा स्टैटिक मेथड नहीं है, स्टैटिक फंक्शन नहीं है, इसलिए सेव के केस में आपको ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत पड़ेगी मॉडल क्लास का, जो कि हमने सेव वाली वीडियो में देखा है अपना। और अगर ऑल है या फेच है, इन दोनों केस में हमें ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है मॉडल क्लास की। हम सीधे मॉडल क्लास का नाम लिखते हैं, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगाते हैं और स्टैटिक फंक्शन का इस्तेमाल कर लेते हैं। उसके बाद जो भी रिजल्ट हमें यहाँ मिलेगा हम उसको क्या करेंगे, एरे में स्टोर कर लेंगे, ठीक है। यहाँ देख लीजिए, स्टोर इन एरे, स्टोर इन एरे। और फिर क्या करेंगे, यहाँ से जब हम व्यू को कॉल करेंगे, यहाँ से जब हम उस व्यू को कॉल करेंगे तो एज अ पैरामीटर उस रिज़ल्ट को, उस एरे को सेंड द रिजल्टेंट एरे, सेंड द रिजल्टेंट एरे सॉरी टू व्यू, ठीक है। तो व्यू को कॉल करते समय वो जो रिजल्टेंट एरे है जिसमें मेरा अभी जो हमने क्यूरी चलाया सर्च का, वो जो रिजल्ट स्टोर है वो जाके व्यू में स्टोर दिखेगा। उसके बाद व्यू के अंदर हम टेस्ट करेंगे कि पर्टिकुलर वेरिएबल है या नहीं। अगर वेरिएबल है तो भाई वो रिजल्ट को डिस्प्ले करो, अदरवाइज मत डिस्प्ले करो। तो ये पूरा आर्किटेक्चर है, प्रोसेस है। चलिए इसे करते हैं। इस पूरे आर्किटेक्चर को देखिए, मैं एक बात आपको क्लियर कर दूँ, इस पूरे आर्किटेक्चर को बहुत ज़्यादा डीप में मैंने ऑल में और सेव वाले वीडियोस में समझाया है। तो यहाँ पे मैं इस आर्किटेक्चर को बहुत डीप में नहीं ले जा रहा हूँ, हम सर्चिंग वाले प्रोसेस को अच्छे से समझते हैं। चलिए तो शुरू कर, उसके बाद जैसे हम इस सीरीज़ के सारी वीडियोज़ में मैंने एक ही बात बताई है कि सारे काम का शुरुआत जो है यहाँ पे हमारे राउटिंग से होता है। तो ये हमारा web.php है। यहाँ पे जो भी एक्शन हम करेंगे उसके रिस्पेक्टिव यहाँ पे URL रजिस्टर होने चाहिए, अदरवाइज़ वो एंटरटेन नहीं होंगे। तो जो भी यहाँ पे आपको बना हुआ दिख रहा है इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले सब डिलीट कर देते हैं, ठीक है। इसका जो ये वाला पोर्शन है, HTML वाला पोर्शन है, इसे हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं कि ये लिखने में बहुत टाइम लेता है, इसलिए मैं यहाँ से यहाँ तक इसको कॉपी कर लेता हूँ। बाद में हम इसका इस्तेमाल करेंगे, एक एक करके समझेंगे, ठीक है। चलिए, सिर्फ फॉर्म वाला पोर्शन हम छोड़ देते हैं, ठीक है। सेंटर, सिर्फ फॉर्म वाला पोर्शन मैंने छोड़ दिया। तो उसके बाद देखिए web.php में आ गए, ये दो चीज़ें भी मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। मैं ये मान के चलता हूँ कि यू आर अ लेमैन और यू आर वॉचिंग दिस वीडियो फर्स्ट टाइम और लारेबल का आप ये फर्स्ट वीडियो देख रहे हो। अगर मैं मान के चलता हूँ तो बिल्कुल शुरू से राउटिंग से मैं चीज़ों को शुरू करूँगा। वीडियो थोड़ा लंबा होगा बट होपफुली कि आपको क्वालिटी कंटेंट देगा। तो शुरू करते हैं बिल्कुल शुरू से। तो जैसे मैंने बताया कि सबसे पहले हमें क्या करना होगा, राउटिंग देखना होगा। तो सबसे पहले हम एक ऐसे राउट को रजिस्टर करेंगे जो कि व्यू को कॉल करेगा। तो बेटी जब हमें डायरेक्ट व्यू को देखना होता है तो हम क्या करते हैं, सिंपली राउट लिखते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं व्यू और व्यू का नाम, पहले हम टोकन का नाम, कि भाई किस नाम को URL पे हम हिट करेंगे, किस टोकन को, कीवर्ड को या एनोनिमस या उसके एलियास नेम को आप यहाँ पुट करोगे तो आपको जो है ये फाइल, ये रिसोर्स जो है दिख जाएगा, ये व्यू आपको दिख जाएगा। मान लेते हैं कि ये जो फाइल है इसका नाम है
यूज़र फॉर्म ब्लेड है ना। देखिए यहाँ पे आपको दिखेगा, आपको पता होना चाहिए कि जो भी व्यू है वो रिसोर्स फोल्डर में होता है। तो आप रिसोर्स में चले जाइए और व्यूज़ में चले जाइए। देखिए रिसोर्स है, रिसोर्स के अंदर व्यूज़, और व्यूज़ के अंदर बहुत सारे पहले के पेजेस बनाए हुए हैं यूज़र फॉर्म ब्लेड। देखिए ये वाला फाइल है। तो मैं चाहता हूँ कि यूज़र पेज अगर मैं लिखूँ तो ये यूज़र फॉर्म दिख जाए। यूज़र पेज अगर मैं लिखूँ तो यूज़र का ये जो फॉर्म है वो दिख जाए। तो उस केस में देखिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यूज़र पेज अगर आप ये लिखोगे और इसके रिस्पेक्टिवली आपको क्या चाहिए, यूज़र फॉर्म चाहिए, है ना। मतलब एग्जैक्टली दिस यूज़र फॉर्म ब्लेड। तो आपको यहाँ पे लिख देना है यूज़र फॉर्म। ये आपका हो गया उस व्यू को ओपन करने का राउटिंग। चलिए पहले इसको टेस्ट करते हैं और ओपन करके भी देखते हैं। तो हम जैसे भी हमें बताया क्या लिखना है हमें, राउट, और जैसे मैंने बताया कि सिर्फ और सिर्फ आपको व्यू देखना है, कोई कंडीशन पास नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, कुछ फंक्शंस भी नहीं बनाने। तो सिंपली डायरेक्ट आप व्यू लिखो और यहाँ पे आप लिख दो यूज़र पेज, है ना। यूज़र पेज अगर हम लिखते हैं तो क्या खुलना चाहिए भाई, हमारा यूज़र फॉर्म जो है हमारा वो खुलना चाहिए। तो इस तरह से हमने एक रजिस्टर कर लिया। इन दो को बिल्कुल ही हटा देते हैं, चलिए यहाँ से। तो यहाँ पे अभी सिर्फ और सिर्फ मेरे पास क्या है, यूज़र पेज। मैंने एक राउट रजिस्टर कर रखा है यूज़र पेज, और ये एक व्यू को रिटर्न करेगा जिसका नाम होगा यूज़र फॉर्म। तो अभी ये ऑलरेडी मैं इस प्रोजेक्ट को रन कर चुका हूँ, ठीक है। रन करने का प्रोसेस भी आपको पता होना चाहिए। आपका जो प्रोजेक्ट है यहाँ पे आके आपको CMD टाइप करना और PHP एडिशन सर्व, फिर ये आपको एक IP देगा। ये IP देगा, ये IP हिट करते ही आपको वो जैसे अपने वो IP मुझे मिला, यहाँ पे मैंने हिट किया तो ये एक एरर आएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको एक एरर दिखा, बैक करते हैं, रिफ्रेश करते हैं एक बार। एरर तो आएगा बट ऐसा एरर नहीं आना चाहिए कि वो URL पे गेट मेथड को पकड़ रखा है। अनडिफाइंड कांस्टेंट यूज़र फॉर्म, ठीक है। अच्छा सॉरी, चलिए। तो यूज़र पेज देखने पे यूज़र फॉर्म का जो व्यू है वो डिस्प्ले होना चाहिए। तो जैसे ही आपने ये लिखा तो देखिए दिखाया नॉट फाउंड। ऐसा क्यों दिखाया भाई, क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई भी राउटिंग रजिस्टर नहीं है अभी web.php में जो इस ब्लैंक डोमेन को प्रोसेस करे। मतलब सिर्फ जहाँ पे डोमेन नाम हो उसके बाद कोई वेरिएबल या कोई टोकन ना पास किया जा रहा हो, ऐसा कोई भी URL हमारे पास यहाँ नहीं है जिससे हम प्रोसेस कर रहे हैं। तो हम सीधे इस यूज़र पेज को अब उठाते हैं, क्योंकि इसे मैंने रजिस्टर कर रखा है। यहाँ आके हम लिखते हैं यूज़र पेज और एंटर। जैसे ही हम एंटर मारेंगे तो देखिए इस तरह का आपको ये जो फॉर्म है यहाँ पे डिस्प्ले हो जा रहा है, यूज़र फॉर्म। ये आपको यहाँ पे डिस्प्ले करे। यहाँ पे छोटी सी स्टाइलिंग की गई है और बूटस्ट्रैप का जो CDN है वो मैंने इंक्लूड कर रखा है। इसे हम बाद में डिस्कस करते हैं। यहाँ पे बूटस्ट्रैप का कुछ खास इस्तेमाल मैंने नहीं किया तो इसको भी छोड़ देते हैं, इसे हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पे स्पेशल चीज़ जो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक छोटा सा इमेज फाइल इस्तेमाल किया गया है। तो देखिए कोर PHP की अगर बात करें तो वहाँ पे इमेज फाइल इस्तेमाल करना बहुत आसान होता है। बस सिंपली इमेज असर्थ इस्तेमाल करिए और इमेज जहाँ पे आपका है वहाँ पे आप पाथ दे दीजिए। वहाँ का लेवल में थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस है, कुछ नियम है जिसे आपको फॉलो करने ही होते हैं, ठीक है। क्या है वो नियम, ठीक है। अगर मुझे ये logo.png इस्तेमाल करना है तो हम क्या करेंगे, अपने फोल्डर के रूट में आ जाइए, बिल्कुल रूट फोल्डर जो आपका लैरावेल प्रोजेक्ट यहाँ पे आ जाइए। इसके अंदर आपको देखिए पब्लिक नाम का फोल्डर है। पब्लिक के अंदर आप या तो यहाँ डायरेक्ट पेस्ट कर दीजिए या यहाँ पे आप अपना एक फोल्डर बना लीजिए। तो देखिए पब्लिक के अंदर, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, पब्लिक फोल्डर के अंदर आना है। यहाँ पे मैंने एक इमेजेस फोल्डर बनाया और देखिए यहाँ पे ये लोगो नाम का जो फाइल है उसे मैंने यहाँ रख दिया है। अब उसका इस्तेमाल कैसे करना है, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे इसको हम डिलीट कर देते हैं। पहले सिंपली यहाँ पे इमेज src करके ना इमेजेस स्लैश और क्या नाम है उसका, logo.png। बट ये ना आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा लैरावेल कि भाई ये इमेजेस कहाँ पे है, क्योंकि ये लैरावेल बोलता है जो भी आपको रिसोर्सेज इस्तेमाल करने हैं इस तरह के इमेजेस फाइल्स वगैरह वो आप पब्लिक फोल्डर में रख दीजिए। तो पब्लिक फोल्डर का इस्तेमाल अगर करना है तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे एसेट जो है उसका फंक्शन इस्तेमाल करिए एसेट, और इसके अंदर में वो पाथ दे दीजिए, ठीक है। एसेट नाम का फंक्शन इस्तेमाल करिए, उसके अंदर में वो इमेजेस लोगो दे दीजिए। तो जैसे आपने ये एसेट लिखा ना, ये ऑटोमेटिक क्या करेगा, पब्लिक फोल्डर तक का तो पाथ खुद ही डिटेक्ट कर लेगा। उसके अंदर पब्लिक फोल्डर के अंदर पहुंचा दिया। इस एसेट ने क्या किया, आपको पब्लिक फोल्डर तक पहुंचा दिया, आपका डोमेन नाम प्लस पब्लिक फोल्डर। उसके बाद ये इमेजेस लोगो जो उसके अंदर का है वो आपने दे दिया।
तो अगर आप इसको देखना चाहें कंट्रोल यू करके तो आप पाथ देख के आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ से यहाँ तक ये जो पब्लिक है वो बाय डिफ़ॉल्ट रहता है, वो दिखने की ज़रूरत नहीं है, तो उतना तो आपने दे दिया। इमेजेस डॉट लोगो ये आपको यहाँ तक पहुँचा दे रहा है। तो एसेट आपको क्या करेगा, जो मेन आपका रूट डोमेन है वो और पब्लिक तक आपको लेके चला गया। उसके बाद उसके आपने पाथ दे दिया इमेजेस लोगो, तो ये आपको कहाँ पे लेके चला जाएगा, ये देखिए पब्लिक के अंदर सीधे इमेजेस फोल्डर के अंदर आपको लेके चला गया, है ना। तो यहाँ तक इस पब्लिक तक फोल्डर तक लेके आने का काम किसका है, एसेट का है। इसके बाद इसके अंदर जाने के बाद देखिए क्या हो रहा है, इसके अंदर जाने के बाद आपका इमेजेस फोल्डर के अंदर में आपका वो इमेजेस है, इसलिए मैंने इमेजेस लोगो यहाँ लगा दिया। और इसको क्या करना है, क्योंकि ये एक PHP का फंक्शन है, तो इसलिए ऑब्वियसली आपको इस तरह ये 2 कर्ली ब्रैकेट के अंदर में आपको उसको पास कर दें हैं, ताकि ये स्टार्ट करने की ज़रूरत ना पड़े PHP। ठीक है, तो ये हो गया कि किस तरह से हमें इमेज अपने फाइल में HTML फाइल में अगर कोई इमेज इस्तेमाल करना है तो कैसे करना है, ये भी आप यहाँ से देख सकते हैं। अब आ जाते हैं, हम एक फॉर्म बनाया हमने, फॉर्म का जो मेथड है वो पोस्ट है, और पोस्ट मेथड और उसके बाद सबमिट बटन जब क्लिक होगा तो वो इस एक्शन पे इस URL को हिट करेगा, मेथड URL पे इस टोकन को हिट करेगा, मेथड उसका पोस्ट होना चाहिए और फॉर्म के अंदर @CSRF होना ही चाहिए। तो web.php में आएंगे। अब हम क्या करेंगे, देखिए हम एक राउट रजिस्टर करेंगे और वो राउट पोस्ट, यहाँ पे हम लिखेंगे पोस्ट, मतलब पोस्ट मेथड के थ्रू एक एक्शन आएगा, एक URL पे एक टोकन आएगा। उस टोकन का नाम क्या होगा भाई, ये वाला, जो भी आप चाहो वो लिख दो। मैंने यहाँ लिखा है प्रोसेस यूज़र फॉर्म, तो वो आप यहाँ इस्तेमाल कर लो, प्रोसेस यूज़र फॉर्म। ठीक है, उसके बाद इस तरह से एरे ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट के अंदर आपको पहले अपने क्लास का नाम देना है, किसका, कंट्रोलर का। प्रोसेस देखिए यहाँ पे फॉर्म प्रोसेस कंट्रोलर बना हुआ है, कैसे बना है चलिए एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए फॉर्म प्रोसेस कंट्रोलर है, इसे मैं यहाँ से काम करता हूँ, फॉर्म प्रोसेस कंट्रोलर को और मॉडल को दोनों को डिलीट कर देता हूँ, ताकि अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो समझ जाए कि कैसे होगा। तो इसे चलिए हमने यहाँ से डिलीट कर दिया, फॉर्म प्रोसेस कंट्रोलर, मूव टू रिसाइकलर बिन, और उसके बाद यहाँ से मॉडल्स के अंदर जाके यूज़र मॉडल, इसको भी यहाँ से हमने डिलीट कर दिया। ठीक है, तो देखिए ये वाला अभी आप कमेंट कर दो। ठीक है, आपको पहले कंट्रोलर बना लेने हैं, उसके बाद राउटिंग डिसाइड करना है। मीन्स ये कंट्रोलर पहले बना लेने हैं जो कि फॉर्म का डेटा रिसीव करेगा, उसके बाद उसका कंट्रोलर लिखना है। अदरवाइज़ आपने यहाँ आधा कंट्रोलर लिख लिया, कंट्रोलर बनाने जाइएगा टर्मिनल में वो एरर खाता रहेगा। तो न्यू टर्मिनल में आते हैं, यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंट्रोलर बनाएंगे, ये वाला क्लास बनाएंगे जो कि हमारे इस फॉर्म का डेटा को रिसीव करेगा। तो कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ पे आ गया, कमांड क्या है भाई मतलब बनाने का, PHP आर्टिसन मेक। बना क्या रहे हैं हम, कंट्रोलर बना रहे हैं, सॉरी ठीक छूट गया, हम कंट्रोलर बना रहे हैं। तो कंट्रोलर का नाम हम क्या चाहते हैं, देखिए बहुत सारा दिया हुआ है, माई कंट्रोलर टेस्ट करो, ध्यान रखिए कि जो पहले से एग्जिस्ट ना हो। तो हम करते हैं प्रोसेस फॉर्म कंट्रोलर, प्रोसेस फॉर्म कंट्रोलर। बस एक बात का ध्यान रखिए कि जो बिल्कुल फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल में होना चाहिए, उसके बाद जो है वो आपके ऊपर है। और यहाँ पे मैंने एक ये लगा दिया है, पोस्टफिक्स इसके साथ चिपका दिया है कि कंट्रोलर सारे नाम के साथ रहेगा। इससे होगा कि आपको देख के समझ में आएगा अच्छा ये कंट्रोलर है, ये काम कर रहा है। जैसे हम यहाँ पे एंटर मारेंगे, देखिए क्या होगा कि ये मैसेज दिखा देगा हमें कि भाई हमारा बना या नहीं बना, वो कंट्रोलर बना या नहीं बना। इसने दिखाया मैसेज किया क्रिएटेड सक्सेसफुली। तो देखिए यहाँ पे प्रोसेस फॉर्म कंट्रोलर बन गया है, और अब ये वो क्लास है जो हमारा डेटा, व्यू का डेटा को रिसीव करेगा यहाँ पे। ठीक है, कितनी बात क्लियर है। अब उसके बाद मैंने बताया ये टेबल, तो ये मेरा टेबल यहाँ पे बना हुआ है। आप PHP MyAdmin में आ जाइए, देखिए यहाँ पे टेबल जो है इस लेवल पे बना हुआ है। तो आपको क्या करना है, आपका इस पे जाना है और env फाइल में जाना है। env में जाने के बाद यहाँ पे अपने डेटाबेस का नाम देके और यूज़र का नाम देके फिर आपको अपने सर्वर को रीस्टार्ट करना है। हमारे केस में वो ऑलरेडी रीस्टार्टेड है, पहले से कनेक्टेड है, इसलिए रीस्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब जो ये आपका टेबल है, आप एक मॉडल बनाओगे जो आपके इस पर्टिकुलर टेबल को पॉइंट करेगा या रिप्रेजेंट करेगा, जो आप समझो। तो इसे अभी ऐसे ही रहने देते हैं, पहले हम बना लेते हैं अच्छा राउटिंग को तैयार कर देते हैं, राउट प्रोसेस फॉर्म कंट्रोलर। इसके बाद जो भी आप यहाँ बनाओगे राउटर, जो भी आप कंट्रोलर बनाओगे वेब में ना, आपको उसका पाथ देना पड़ेगा, तभी आप उसको एक्सेस कर सकते हो, अदरवाइज़ नहीं एक्सेस कर पाओगे। तो यहाँ पे देखिए ये वाला हमने बनाया है, इसका रीनेम कर लेते हैं यहाँ से,
और वेब में जैसे पहले हमने कंट्रोलर बनाए थे तो ऑलरेडी पाथ पहले का पड़ा ही हुआ है, तो बस इसको क्या करते हैं, रीनेम कर देते हैं। देखिए, तो ऐप HTTP कंट्रोलर प्रोसेस फॉर्म कंट्रोलर, ये पाथ आपको देना पड़ेगा। कहाँ पे है, ऐप HTTP कंट्रोलर प्रोसेस फॉर्म कंट्रोलर जो अभी मैंने बनाया है। इसके बाद आप इस web.php के अंदर उसका आप इस्तेमाल जो है कर सकते हो। तो ये हो गया मेरा कंट्रोलर का नाम, और इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे क्लास, है ना। उसके बाद फंक्शन का नाम, तो यहाँ पे कोई भी ऐसा फंक्शन नहीं है। चलिए हम एक फंक्शन बना लेते हैं, फंक्शन सर्च डेटा, ठीक है। और फंक्शन सर्च डेटा, और इसके अंदर आपको जो है ना वो रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, अदरवाइज आप फॉर्म का डेटा जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। तो ई को टेस्टिंग कर देते हैं, टेस्टिंग सेव कर देते हैं सर्च। तो ये फंक्शन जो है भाई मैंने यहाँ रजिस्टर कर दिया कि इस फंक्शन में डेटा जाना चाहिए। मतलब क्या कि जब ये फॉर्म सबमिट होगा, जब ये फॉर्म सबमिट होगा तो एक्शन प्रोसेस फॉर्म मेथड पोस्ट, मतलब यूआरएल पे ये वाला जो है टोकन हिट होगा और मेथड पोस्ट होगा। तो इस चीज़ को मैंने web.php में आके यहाँ रजिस्टर कर दिया कि भाई मेथड पोस्ट से अगर प्रोसेस यूज़र फॉर्म आता है तो आपको कहाँ चले जाना है, उस रिक्वेस्ट को हमें फॉरवर्ड कर देना है प्रोसेस फॉर्म कंट्रोलर क्लास के सर्च डेटा वाले मेथड में, मतलब डेटा यहाँ पहुँच जाना चाहिए, ठीक है। तो चलिए इतना हम पहले टेस्ट करके देखते हैं। यहाँ पे अगर हम सबमिट करेंगे, सिंपल सबमिट करेंगे, तो हमें ना अभी वो टेस्ट दिखना चाहिए, टेस्टिंग बोल के दिखना चाहिए। यस, टेस्टिंग, मतलब ये हमारा बिल्कुल सही है, ये राउटिंग हमारा बिल्कुल सही है जो डेटा को फॉर्म से लेके इस कंट्रोलर के इस मेथड तक पहुँचा दे रहा है, ठीक है। इतनी बात तो चलिए बहुत अच्छी सी बात है ये। अब यहाँ पर T1 है, तो एक काम करते हैं हम डॉलर, हमें इनरोलमेंट के हिसाब से सर्च करना है, तो यहाँ हमने लिख देते हैं ENR = $REQ एरो T1। तो अब हम इको करके एक बार देख लेते हैं कि भाई इनरोलमेंट ही तो आ रहा है ना। चलिए, और यहाँ डाई लगा देते हैं और यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कि क्या इनरोलमेंट नंबर आ रहा है। तो 062381009, तो देखिए हाँ बिल्कुल इनरोलमेंट नंबर सही से ही सक्सेसफुली यहाँ तक पहुँच रहा है। अब नेक्स्ट क्या करना है, अब ये जो कि अब हमें ये वाला तो काम हो गया मेरा। अब ये सिर्फ ये मॉडल बनाना है, तो मॉडल बनाने का भी सेम तरीका है। आपको यहाँ पे आना है और फंक्शन इस्तेमाल करना, सॉरी कमांड इस्तेमाल करना है, PHP आर्टिसन मेक मॉडल। मॉडल का नाम क्या है भाई, टेबल का नाम क्या है, यहाँ पे हमने टेबल का नाम क्या रखा है, टेबल यूज़र। तो आप चाहे यूज़र मॉडल के नाम से बना सकते हैं, यू फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए क्योंकि क्लास बना रहे हैं। यूज़र मॉडल आई थिंक हमने डिलीट कर दिया, तो चलिए ये बन गया यूज़र मॉडल। अब यहाँ पे मॉडल फोल्डर के अंदर में आ जाइए यूज़र मॉडल। इसमें यहाँ पे आपको क्या करना होता है, सिंपली जैसे अभी मैं जब आर्किटेक्चर बता रहा था, मैंने क्या बताया था, सिर्फ एक टेबल नाम का फंक्शन वेरिएबल बनाना और उसमें उस टेबल का नाम दे देना। तो ये क्या करेगा, उस टेबल को क्या करेगा, पॉइंट कर लेगा, है ना। तो चलिए चलते हैं हम अपने इधर मॉडल, यहाँ हम एक वेरिएबल बनाएंगे टेबल, और इसमें टेबल का नाम, तो हमारा टेबल का नाम क्या है, TBL यूज़र, है ना, TBL यूज़र नाम है। तो यहाँ पे TBL यूज़र डाल देते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और बनाना है आपको, आप इसको पब्लिक कर दो। एक और चीज़ आपको बनाना है, टाइम स्टैम्प, है ना, टाइम स्टैम्प्स। यहाँ पे आपको दे देना है फॉल्स। टाइम स्टैम्प स्पेलिंग एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा, TIMESTAMPS फॉल्स। अब ये क्या है, देखिए लैरावेल बोलता है हर टेबल में क्रिएटेड एंड अपडेटेड ऐड होना चाहिए ताकि वो लॉग्स को चेक कर सके। अगर नहीं है तो ये लैरावेल को हम मॉडल को हम बता देंगे कि भाई हमारा जो टेबल है उसमें फॉर द टाइम बिंग ये मैं क्रिएटेड ऐड और अपडेटेड इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए उसको एक्टिव करने के लिए मैंने टाइम स्टैम्प फॉल्स कर रखा है। इस प्रोविज़न को इनेबल करने के लिए मैंने टाइम स्टैम्प फॉल्स कर रखा है। बस इतनी सी बात आपको बतानी है। जैसे आप बात ये लिखोगे, आपका जो मॉडल है आपकी उस टेबल से कनेक्ट हो गया, और इसके अंदर मैंने बताया कि मॉडल के अंदर पहले से कुछ फंक्शंस अवेलेबल होते हैं जो कि आपको दिखेंगे नहीं, बट आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। वो है सेव ऑल और वेयर, क्योंकि ये एक्सटेंड करता है। देखिए ये जो है वो मॉडल को एक्सटेंड करता है, तो ये सारे फंक्शंस मॉडल्स से इसके अंदर आ जाते हैं, और जब वो एक्सटेंड होके आते हैं मतलब वो चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं, हम सिर्फ उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो सेव ऑल ये दोनों हम सीख चुके हैं किस तरह से इसका इस्तेमाल होता है। आज हम सीखेंगे वेयर का, ठीक है। तो वेयर बेसिकली हम जो हमारा एप्लीकेशन है इसका, वो मेरा क्या टारगेट है कि हमको सर्च करना सीखना है ना। ये जो वेयर है इसका हम इस्तेमाल वहीं पे करेंगे। तो क्या करते हैं, चलिए हम अपने कंट्रोलर में आ जाते हैं। मॉडल का काम ख़त्म, और मॉडल, हाँ मॉडल को अगर इस्तेमाल करना है आपको तो फिर देखिए यहाँ पे
इस मॉडल का, जैसे मैंने दिखाया था ना, इस मॉडल को आपको यहाँ पे यूज़ करना होगा। तो यूज़ करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे आप लिखोगे यूज़, ठीक है। और कैसे यूज़ करना है वो देख लीजिए। हम लिखेंगे यूज़, कहाँ पे भाई, ऐप के अंदर में है हमारा, ऐप के अंदर में है वो मॉडल्स, है ना। और मॉडल्स के अंदर में हमारा मॉडल का नाम क्या है, यूज़र मॉडल। ये चीज़ आपको देना है, तभी आप फिर उस मॉडल का ऑब्जेक्ट वगैरह बना सकते हो या उस मॉडल के लाइब्रेरीज़ को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज़ हम इसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जो पाथ है ऐप मॉडल्स यूज़र मॉडल, अगर आप पुराना वर्जन इस्तेमाल कर रहे हो लाइक 7, तो उसमें क्या होता है, उससे पहले तो उसमें मॉडल बोल के कोई फोल्डर नहीं होता, सीधे ऐप फोल्डर के अंदर में ही मॉडल्स होते हैं। बट यहाँ पे इसने मॉडल फोल्डर बना के उसके अंदर डाल दिए, ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ हमने बता दिया। देखिए डायग्राम के हिसाब से बिल्कुल समझिए, इसका हम यहाँ पे एक्सेस करने के लिए इसको यूज़ करना होगा, तो यूज़ कर लिया हमने। अब हम उसका जो क्लास या क्लास का नाम इस्तेमाल कर सकते हैं या ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट अभी हम क्या कर रहे हैं कि जो है वो क्यूरी चलाना है, वो मतलब वेयर क्लास फंक्शन का इस्तेमाल करना है। कैसे करते हैं वो देखते हैं, चलिए। ठीक है, यूज़र मॉडल हमने ऊपर ले रखा है, ठीक है। तो हम लिखते हैं यूज़र मॉडल स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। देखिए आप C++ अगर पढ़े हुए तो आप जानते हो कि इसको स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर बोलते हैं। और दूसरी बात कि अगर किसी क्लास का मेथड स्टैटिक होता है तो उसको हम क्लास के नाम से इस्तेमाल कर लेते हैं, क्लास का नाम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर और मेथड का नाम, अगर वो स्टैटिक है। स्टैटिक इन द सेंस एक ऐसे मेथड जिनको एक्सेस करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं होती, उसे हम स्टैटिक मेथड बोलते हैं। इसके पीछे और भी बहुत सा स्टोरी है, तो मैं अभी उतना डिटेल में नहीं जाता हूँ उस कॉन्सेप्ट को लेके, मतलब और भी चीज़ें हैं और भी कॉन्सेप्ट है, क्या है तो स्टैटिक कैसा नहीं है। तो ये जो एक फंक्शन था वो एक नॉन स्टैटिक मेंबर था, इसलिए इसके लिए ऑब्जेक्ट बनाना ज़रूरी था मॉडल क्लास का यहाँ पे। बट ये जो दो है ये स्टैटिक मेंबर्स हैं, तो इनको एक्सेस करने के लिए आपको यहाँ पे मॉडल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने का ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो है आपका क्लास नेम से आपका काम हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, यूज़र मॉडल, यहाँ पे हमने दे दिया यूज़र मॉडल। अब क्या करते हैं, यहाँ हम लिखेंगे वेयर, ठीक है ना। और किस फील्ड से, पहले तो ये दो कर देते हैं इस तरह से सिंपल, तो आपको समझ में आ जाएगा। मैच करने के बाद जो भी है उसको हम गेट करेंगे, है ना, इस तरह से डेटा को गेट करेंगे। तो पहले ये दो पैरामीटर मैंने पास किए, किस फील्ड से मैच करना है और यहाँ पे क्या पास करना है। तो ये तो भाई जो $ENR हमको मिला है फॉर्म से उसको हमने पास कर दिया। अब यहाँ पे देखिए किस फील्ड से आपको मैच करना है, तो हमको एनरोलमेंट नंबर से मैच करना है ना। तो यहाँ पे एनरोलमेंट नंबर को इधर से कॉपी करते हो, इधर हम पेस्ट कर देते हैं ताकि स्पेलिंग का इधर उधर ना हो। अब आप क्या करो कि जो ये डेटा आ रहा है, जो भी रिजल्ट आ रहा है, उसको रेस में, डेटा में, जिस भी नाम से आपको स्टोर करना है वो कर लो। अब आप एक काम करो, इको करो, यहाँ पे इको प्री फंक्शन का इस्तेमाल करो। आपको देखना है ये रेस में क्या डेटा आ रहा है, कैसा आ रहा है। एक प्री फंक्शन HTML अगर पढ़े हो तो आई थिंक प्री जानते होंगे। और यहाँ पे $रेस ये प्रिंट करके डाई कर दो। तो ये क्यूरी चलने के बाद जो रिज़ल्ट आ रहा है, रेस में क्या आ रहा है वो हमें देखना है, उसके बाद हम आगे प्रोसेस करेंगे जो भी मेरा डेटा होगा उसके हिसाब से। एक बार रिफ़्रेश करते हैं यहाँ पे और हम 063238109 एक करेक्ट डेटा देते हैं, तो देखिए ये रिटर्न चल के आया मेरे पास। बहुत कुछ है बट मेरे काम देखिए इस तरह पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे रेस नाम का तो एक एरे बन रहा है, बट रेस नाम के एरे के बनने के बाद 0th इंडेक्स में हमारा जो काम का डेटा है वो एग्जिस्ट करता है। 0th इंडेक्स में आईडी, नेम, ईमेल, एनरोलमेंट, प्रोग्राम, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3 ये आ रहा है, ठीक है। 0th इंडेक्स में ध्यान रहे, क्योंकि ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि मल्टीपल रिकॉर्ड्स आएगा। मल्टीपल रिकॉर्ड्स आता तो 0th में फर्स्ट रिकॉर्ड, 1 वाले में फर्स्ट 1 वाले में सेकंड रिकॉर्ड, 3rd वाले इंडेक्स में 4th रिकॉर्ड, इस तरह से करके जाता है। बट अभी तो आए एक ही रिकॉर्ड आया, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट देखिए 0th इंडेक्स में, मतलब रेस एरे के 0th इंडेक्स में जाके वो डेटा स्टोर हो रहा है। इस बात का बहुत ख्याल रखना है हमें। तो अब क्या करेंगे, अब ये डेटा आया है, पहले वो चेक कर ले, क्योंकि डेटा नहीं भी आ सकता है। तो अगर डेटा आता है आपके पास तो आप क्या करो, रेस, आप एक फंक्शन आता है यहाँ पे काउंट, सिंपली काउंट। अगर वो इक्वल टू 0 है, मतलब डेटा नहीं है अपने पास, डेटा ये जो वेयर क्लॉज जो चला है इसमें मैच नहीं किया है, तो उसका काउंट 0 है। और अगर मैच किया है तो क्या करना है, और नहीं मैच किया तो क्या करना है, ठीक है। अगर भाई नहीं मैच किया तो काउंट तो उसका 0 है,
नहीं मैच किया तो काउंट टू द, तब भी हम क्या करेंगे, रिटर्न रीडायरेक्ट, इतना बड़ा नहीं चाहिए, रिटर्न रीडायरेक्ट। ठीक है, कहाँ रीडायरेक्ट करेंगे, तो देखिए रीडायरेक्ट करेंगे हम फिर web.php पे ध्यान दीजिए, हमें इसी फॉर्म पे वापस जाना है। तो इसका जो टोकन था वो क्या था, यूज़र पेज था, तो इस यूज़र पेज को यहाँ पे लिखना होता है रीडायरेक्ट के केस में। यहाँ हमें रीडायरेक्ट कर जाना है और एक छोटा सा सेशन मैसेज के साथ वापस जाना है कि ये प्रॉब्लम हो गया, जो भी हो गया। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एरर मैसेज नाम का एक फंक्शन बना लेते हैं, सेशन वेरिएबल, और यहाँ हम दिखाते हैं भाई रिकॉर्ड नॉट फाउंड, है ना, रिकॉर्ड नॉट फाउंड। इस तरह से हम वापस जाएंगे। तो अगर हमारा डेटा मैच नहीं किया तो वो हमने कैसे टेस्ट किया, एरो काउंट को चेक किया, अगर वही 0 है मतलब डेटा उसमें एक भी नहीं आया है, तो रिटर्न रीडायरेक्ट, वहाँ पे हमने टोकन, उस फॉर्म को ओपन करने के लिए जो टोकन था उसको लिखा और विथ एरर मैसेज, तो एरर मैसेज हमने लिखा रिकॉर्ड नॉट फाउंड। और ये तो था कि अगर आप यहाँ से वापस चल जाते हो तो देखिए एक ही स्टेटमेंट है, तो ये मुझे नहीं लगता इस ब्रैकेट देने की ज़रूरत है, इसको हम हटा देते हैं। और अगर ऐसा नहीं है, डेटा मैच किया है तो भी, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, तब भी हम रिटर्न होंगे, बट हम डायरेक्ट व्यू को कॉल करेंगे। व्यू का नाम क्या है, ठीक है, जब व्यू आप फंक्शन इस्तेमाल करोगे तो सीधे व्यू का नाम लिखोगे। तो इस व्यू पे आप सीधे यहाँ से रिटर्न हो जाओ, इस तरह से इसने बोला कि सीधे इस व्यू पे रिटर्न हो जाओ और एक एरे के साथ रिटर्न हो, एक एरे के साथ रिटर्न हो जाओ, उस व्यू पे रिटर्न हो जाओ बट एक एरे के साथ। अब इस एरे में आप क्या करो, पहला वाला तो यहाँ पे एक नाम लेते हैं, मान लेते हैं रिकॉर्ड्स, ठीक है, और इसमें हमें पास क्या करना है, $res को, रेस के 0 पोर्शन को, 0th इंडेक्स को। इस बात पे ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अभी मैंने दिखाया ना, इसलिए मैं आपको प्रिंट करने से पहले, डेटा स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे उसका एरे को प्रिंट करके दिखा दिया कि 0th इंडेक्स में हमारा डेटा जो है, वो हमारा काम का जो डेटा है वो अवेलेबल है, और एक ही डेटा आया है। अगर मल्टीपल रिकॉर्ड्स आते तो पहला 0 में, दूसरा 1 में, इस तरह से जाता है, बट एक ही रिकॉर्ड आया तो वो 0th इंडेक्स में स्टोर है। इसलिए हम यहाँ से जब रिटर्न करके पास कर रहे हैं, इस व्यू में जो हम एरे भेज रहे हैं वो डायरेक्टली रेस 0 को भेज रहे हैं, ठीक है। तो इतना बात खत्म। देखिए ये वाला अब काम खत्म, मॉडल का काम खत्म, सॉरी ये मॉडल का काम खत्म, आपका कंट्रोलर का काम खत्म, व्यू से डेटा ले जाने का काम खत्म। अब जो डेटा आ रहा है उसको व्यू में किस तरह दिखाना है, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। उसको कैसे दिखाना है वो अब इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले चलिए यहाँ पे हम थोड़ा सा टाइम बचाते हैं। ऊपर में ये देखिए ये वाला कोड हमने लिखा है, मैं इसे यहाँ पे कॉपी पेस्ट करता हूँ। तो यूज़र फॉर्म पे आते हैं, यहाँ पे सबसे पहले हमें टेस्ट करना, अगर मान लेते हैं कि भाई ये रिटर्न हो रहा है, अगर ये रीट इक्वल टू 0 हो जा रहा है तो यहाँ पे एरर मैसेज रिटर्न आएगा। तो आपको एरर मैसेज यहाँ पे दिखा देना है। तो सिंपली क्या करना है कि अगर एरर मैसेज है तभी प्रिंट होगा, तो सिंपली आपको टेस्ट करना है इफ़ सेशन, क्योंकि ये देखिए ये जो एरर मैसेज है ना, ये एक टाइप का सेशन वेरिएबल होता है, इसलिए हमने यहाँ पे सेशंस को टेस्ट किया। इफ सेशन एरर मैसेज अगर है, क्योंकि वो एरर मैसेज, इसलिए हमने यहाँ पे एक डिव बना दिया जिसका स्टाइल दे दिया कलर रेड, और उसके अंदर उस सेशन मैसेज एरर को दिखा दिया, और एंड इफ। तो अगर सेशन एरर मैसेज होता है तो ये दिखेगा। तो चलिए हम पहले एक टेस्ट करके देखते हैं जहाँ पे हम गलत वैल्यू देते हैं, ठीक है, और क्लिक मी पे क्लिक करते हैं। तो देखिए क्या हुआ, चेक करते हैं एक बार। एरर स्पेलिंग यहाँ पे थोड़ा सा ठीक है, ये हो गया, ये एरर सेव करते हैं और यहाँ पे हम एरर मैसेज को सेव करते हैं, ठीक है। तो क्योंकि एल्स का भी कोई पार्ट है नहीं तो उसको हम सही वैल्यू अभी हम नहीं टेस्ट कर सकते, तो हम एक गलत वैल्यू देते हैं। और देखिए यहाँ पे दिख रहा है रिकॉर्ड्स नॉट फाउंड, मतलब अभी तक का तो हमारा जो हमने किया है वो बिल्कुल काम कर रहा है। एल्स वाले पार्ट में चलते हैं। जब डेटा हमारे पास मिलेगा तो इस वाले को तो हमने भेज दिया भाई, जो एग्जैक्ट डेटा हमें मिला है 0th पोजीशन पे उसको हमने यहाँ पे पास कर दिया। अब हमारा क्वेश्चन बनता है कि अब यहाँ पे उसे कैसे डिस्प्ले करना है। सिंपली जैसे आपने यहाँ टेस्ट किया वैसे उसी तरह से आपको इस वेरिएबल को भी पहले टेस्ट करना होगा कि क्या रिकॉर्ड्स है, क्योंकि यूज़र फॉर्म को आप 2 बार ओपन कर रहे हो। आप यूज़र फॉर्म को फर्स्ट टाइम भी ओपन कर रहे हो जब आप यहाँ पे डेटा दे रहे हो, जब आप इनरोलमेंट नंबर दे रहे हो, उस समय तो यूज़र यहाँ से कंट्रोलर से कोई डेटा रिटर्न होके नहीं आया है। तो अगर आप डायरेक्टली उस वेरिएबल को प्रिंट कर देते हो तो पहले वाला जो फेज़ है उसमें वो वेरिएबल के लिए एरर खाएगा क्योंकि उस वेरिएबल में अभी डेटा है नहीं। हाँ, जब वो यस कंट्रोलर से रिटर्न होके वापस आएगा उस समय तक उसको डेटा मिल चुका होगा, तब वो एरर नहीं खाएगा। बट पहले वाले केस में तो एरर खाएगा। इसलिए हमें क्या करना है कि पहले टेस्ट करना है कि ये क्या वो वेरिएबल एग्जिस्ट करता है। कौन सा वेरिएबल भाई, ये वाला, ये रिकॉर्ड्स नाम का वेरिएबल एग्जिस्ट करता है।
तो अगर एग्जिस्ट करता है फिर क्या करना है, तो अगेन वापस आपको इस तरह से देखिए इफ़ इस्तेमाल करना है। ये जो इफ़ आप देख पा रहे हो, ये इफ़ आप इस्तेमाल करो और इसके अंदर आप एक फंक्शन इस्तेमाल करो इज सेट, और इस सेट के अंदर आप दे दो डॉलर रिकॉर्ड्स, ये चीज़ दे दो। अब यहाँ देखो ना कि पहले आप ये चीज़ ज़्यादातर कोशिश करना कॉपी पेस्ट करने का, क्योंकि यहाँ से कॉपी पेस्ट करोगे तो स्पेलिंग के चांस मिस्टेक्स कम होंगे, इस तरह के सिली मिस्टेक्स जो है वो कम होंगे, यहाँ पे टाइपिंग बेसिकली टाइपिंग एरर होते हैं। तो अब हम यहाँ पे आ गए कि अगर मेरा डेटा मैच कर गया है ना, तब हमें क्या करना है। डेटा मैच हो जाने के बाद, तो देखिए डेटा मैच होने के बाद ये जो आप आउटपुट देखे थोड़ी देर पहले जो यहाँ पे, वो टेबुलर फॉर्मेट में था, तो छोटा सा उसका एक HTML था, इसलिए मैं क्या करता हूँ इस पूरे HTML को डायरेक्ट लिख देता हूँ, उसके बाद आपको समझाऊंगा, ठीक है, क्योंकि कुछ है नहीं, अदरवाइज मैं अगर बैठ के टाइप करूँगा इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। ठीक है, सिंपल सा है। देखिए इसकी शुरुआत यहाँ से हो रही है कि अगर वो रिकॉर्ड्स है, मैच कर जाता है, कहाँ से मैच कर जाता है भाई, ये जो प्रोसेस कंट्रोल से जो डेटा रिटर्न जा रहा है, अगर ये रिकॉर्ड्स अगर यहाँ मैच कर जाता है, इस सेट इज अ फंक्शन विच इज यूज्ड टू टेस्ट वेदर अ वेरिएबल इज एग्जिस्ट और नॉट। तो यहाँ पे वो टेस्ट करेगी क्या रिकॉर्ड वेरिएबल एग्जिस्ट है, अगर एग्जिस्ट है तभी ये जो इतना कहानी है इस टेबल से लेके इस टेबल तक, तभी ये प्रिंट होगा, तभी ये लाइमलाइट में आएगा, अदरवाइज नहीं रहेगा। मतलब क्या कि वो टेबल का कुछ भी हिस्सा प्रिंट नहीं होगा अगर जब ये यूज़र फर्स्ट टाइम इस पेज को ओपन कर रहा है, क्योंकि उस समय तक ये रिकॉर्ड्स वेरिएबल नहीं बना है। ये कब बन रहा है, जब इस कंट्रोलर से वापस आ रहा है ना। तो आप कंट्रोलर में देखो जब वो यहाँ से रिटर्न कर रहा है ना व्यू को, तब ये डेटा भेज रहा है रिकॉर्ड्स नाम का। तो आप मैंने यहाँ टेस्ट किया, उसके बाद देखिए सिंपली एक टेबल से टेबल, ये पूरा स्टैटिक है। यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाया जहाँ पे एनरोलमेंट नंबर, नेम और प्रोग्राम को प्रिंट किया। तो ये जो रिकॉर्ड्स है, इस रिकॉर्ड्स को देके सिंपली एरो एनरोलमेंट नंबर, एरो नेम, एरो प्रोग्राम, इसको हमने डिस्प्ले करवा दिया। ये एक छोटा सा टेबल का TRTD है। उसके बाद एक और टेबल बनाया जहाँ पे इस तरह से मुझे ना वो सब्जेक्ट का नाम दिखाना है, तो टेबल के अंदर गए, एक और टेबल बना दिया हमने, और यहाँ पे इसकी ID दे दी। इस ID को पकड़ के ऊपर हमने एक छोटी सी स्टाइलिंग कर रखी है, टेक्स्ट अलाइनमेंट वगैरह और साइज़ का। तो टेबल 1 एंड टेबल 2, टेबल 1 का भी स्टाइलिंग कर रखा हमने, जहाँ पे अलाइनमेंट लेफ्ट है, हाइट है, विड्थ है, इस तरह से। टेबल 2 की भी अलाइनमेंट कर रखी है। अब इसकी एक हेडिंग तैयार की जहाँ पे मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री ये सब है, उसका जो बैकग्राउंड कलर है, फॉन्ट है, ये सब दे दिया। दूसरा एक और TR तैयार किया। अब यहाँ पे इस TD में हमें सब्जेक्ट डिस्प्ले करना है। बट अगर आप गौर से देखोगे थंबनेल में, तो अगर 50 से ऊपर है तो मैंने उसे ग्रीन में दिखाया है। अगर वो सब्जेक्ट का मार्क्स 50 से ऊपर है तो TD के अंदर गए हम। TD के अंदर जाने के बाद वापस हमने इफ़ एल्स का इस्तेमाल किया, इफ़ एल्स एंड इफ़। तो इफ़ अगर वो डॉलर रिकॉर्ड का जो सब्जेक्ट 1 है, ये सब्जेक्ट 1 आपको कहाँ से मिल रहा है, ध्यान दो आप, यहाँ पे सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, यहाँ पे जो हेडिंग है उसके अंदर मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री लिखी हुई है, बट सब्जेक्ट 1 ये मेरा बैकग्राउंड प्रोसेस का मसला है। सो रिकॉर्ड सब्जेक्ट 1 अगर ग्रेटर देन 50 है तो वो ग्रीन कलर में दिखेगा वो सब्जेक्ट, एल्स वो सब्जेक्ट जो है रेड कलर में दिखेगा। फिर सेम केस सेकंड वाली TD के लिए भी, अगर सब्जेक्ट 2 ग्रेटर देन 50 है तो ग्रीन कलर में दिखेगा, अदरवाइज रेड में दिखेगा। फिर सेम सब्जेक्ट 3 के लिए भी, अगर सब्जेक्ट 3 जो 50 से ज़्यादा है तो ग्रीन में दिखेगा, और 50 से कम है तो रेड कलर में दिखेगा। और एक और TD मैंने बनाया है जो कि डेटाबेस से नहीं आ रहा है। इन तीनों जो सब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, इन तीनों का यहाँ पे मैं एडिशन परफॉर्म करके दिखा रहा हूँ। और इसे हम सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद वापस चले आते हैं, यहाँ पे यूज़र पेज को एक बार रिफ्रेश करते हैं और हम एक बार जेन्युइन डेटा देते हैं 0632381109। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि खूबसूरत तरीके से बिल्कुल जो रिज़ल्ट है सामने चला है आपका। अब हम क्या करते हैं, एक बार एक दूसरा एनरोलमेंट नंबर लेके देखते हैं यहाँ से, जिसमें 2 फेल वाले सब्जेक्ट हैं। चलिए इसे देखते हैं। तो यहाँ पे 2 40 है और एक 48। आई थिंक तीनों रेड कलर में दिखना चाहिए, बिकॉज 3 मार्क्स देखिए यहाँ पे 50 से कम है। तो कितना मज़ेदार एप्लीकेशन बन गया है ये, जहाँ पे हमने एक छोटा सा यूज़र सर्चिंग का एप्लीकेशन बनाया है विद द हेल्प ऑफ मॉडल वेयर क्लॉज और मॉडल वेयर फंक्शंस। तो दिस इज द आर्किटेक्चर ऑफ एंटायर प्रोसेस एंड दीज आर द कोडिंग्स वेयर web.php controllers, models and user forms. So these are the stuffs which is included this in entire topic. तो आपको वीडियो कैसा लगा एक बार देखिएगा, प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। जो भी परेशानी हो या चीज़ें समझ में आई हो, जो भी कमेंट्स हो, तो उसको आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। जल्द ही नए वीडियो के साथ इस प्लेलिस्ट के मैं आपसे मिलूँगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।